शुरू कर दें। नमस्कार साथियों, मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया। जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित, उनको खतरे में डाला और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया। पिछले 5 वर्षों में संदिग्ध राफेल डील में जो प्रत्येक आरोप है, जो हम लोगों ने यहां बैठकर कई बार आपसे साझा किए, आप लोगों ने मीडिया में चलाए, और जो प्रत्येक पहेली है, उन सब का इशारा अब इशारा नहीं रह गया। स्पष्ट तौर पे देश की सत्ता में बैठे उच्चतम नेतृत्व तक जा रहा है। ऑपरेशन कवर अप में जो नवीनतम खुलासा है, राफेल के भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए किस तरह मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी के साथ मिलकर एक साठगांठ करके कैसे इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। 4 अक्टूबर 2018 को, महत्वपूर्ण दिनांक, 4 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जी और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए उस वक्त के सीबीआई के निदेशक को अपना पूरा हलफनामा, शिकायत का पुलिंदा एक फाइल सौंपी। यह हुआ 4 अक्टूबर 2018 को। दूसरा महत्वपूर्ण दिनांक 11 अक्टूबर 2018, यह खुलासा अभी कल ही हुआ है। 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार के अटॉर्नी जनरल ने राफेल से जुड़े कमीशन के कथित भुगतान के संबंध में सीबीआई को दस्तावेज दिए। 11 अक्टूबर 2018 को अटॉर्नी जनरल मॉरिशस के सीबीआई को पूरा एक फाइल सौंपते हैं और 23 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली एक समिति सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को मध्य रात्रि में तख्ता पलट करके हटा देती। देखिए कितना रोचक ये संयोग है, प्रयोग है, जो भी है आपके सामने है। 4 अक्टूबर को शिकायत होती है राफेल पे। 11 अक्टूबर को मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल एक और फाइल देते हैं राफेल से के जो मिडिलमैन है उसके ऊपर। लेकिन 23 अक्टूबर तक कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर होती। बजाय इंक्वायरी ऑर्डर होने के तख्ता पलट हो जाता है सीबीआई में। सीबीआई में आधी रात को रेड होती है, सरकार खुद रेड कर रही सीबीआई। आलोक वर्मा को हटाया जाता है और अपने चहेते नागेश्वर राव को सीबीआई का निदेशक बना दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति करती है, कोई और नहीं करता। प्रधानमंत्री स्वयं यह काम कर रहे हैं। मोदी सरकार और सीबीआई ने पिछले 36 महीने में, ये तो हुआ जी 2018 तक की बात, 2018 से शुरू करिए और आज नवंबर की 9 तारीख 2021 में हम बैठे हैं, तो 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटाया? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? राफेल घोटाला सिर्फ कोई 60-65 करोड़ रुपए के रिश्वत का घोटाला नहीं है, सिर्फ उतना ही मुद्दा नहीं है। यह इस देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है और इसलिए कह रहे हैं हम, सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है।
कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के जरिए, जब वो टेंडर खुला, L1 आया, 526 करोड़ रुपए प्रति लड़ाकू विमान, उसमें कीमत आई। बातचीत शुरू हुई, नेगोशिएशंस होती हैं। इतनी बड़े रक्षा सौदे में ऐसा नहीं होता कि एक रात में हो जाता है। मोदी सरकार ने क्या किया? हम तो 2014 में हार गए। मोदी सरकार ने वही राफेल लड़ाकू विमान बिना किसी टेंडर के 1670 करोड़ में खरीदा। 526 करोड़ में हमने सौदा किया, 1600 और हमने टेंडर के माध्यम से किया। 1670 करोड़ में बिना टेंडर के 36 विमान नरेंद्र मोदी जी ने लिए। ये रट गया हमको, आपको भी रट गया होगा, देश को भी अब रट गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यूपीए के राफेल सौदे में और मोदी के राफेल सौदे में। मैं मोदी सरकार भी नहीं कहूंगा, मोदी जी का पर्सनल राफेल सौदा था। उसमें अंतर यह है कि एक तो कीमत का अंतर मैंने आपको बता दिया, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, जो सबसे महत्वपूर्ण, और भी कई महत्वपूर्ण हमारे सौदे में मुद्दे थे, बिंदु थे, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि 108 विमान 126 में से हिंदुस्तान में बनने थे। हमें टेक्नोलॉजी 526 करोड़ में ना केवल विमान मिल रहे थे, टेक्नोलॉजी भी मिल रही थी। मोदी जी के सौदे में 1670 करोड़ का विमान बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के खरीदा गया। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। देखिए, मैं वापस से गिना देता हूं। नंबर 1, बिना टेंडर के किया गया। नंबर 2, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। नंबर 3, बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिना तकनीक हस्तांतरण की। नंबर 4, 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। और महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, पांचवां बिंदु, जो नो करप्शन क्लॉज था कि इसमें भ्रष्टाचार या कोई मिडिलमैन या कोई इन्फ्लुएंस पेडलिंग या कोई प्रभाव डालने का प्रयास ये नहीं होना चाहिए, ये यूपीए के टेंडर में था। ये आवश्यक होता है किसी भी रक्षा सौदे में, और इतना बड़ा रक्षा सौदा सरकार में हम भी रहे हैं। 5 रुपए की भी चीज खरीदनी हो तो टेंडर के जरिए होती है, एक प्रक्रिया के जरिए होती है। ये पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यूपीए के राफेल सौदे में और मोदी जी के राफेल सौदे में था कि मोदी जी ने खुद आगे बढ़कर निजी तौर पर हस्तक्षेप करके, रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करके, बाईपास करके यह क्लॉज हटाया। ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है इस आज की प्रेस वार्ता का। ये हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके नो करप्शन क्लॉज या इंटेग्रिटी क्लॉज हटाया। तो फ्रेंच न्यूज पोर्टल मीडियापार्ट FR ने एक और कल चौंकाने वाले खुलासे में कुछ ताजा चीजें उजागर की हैं, तथ्य उजागर किए हैं कि कैसे इस बिचौलिए सुषेण गुप्ता, जिसका नाम है, ने 2015 में भारत के रक्षा मंत्रालय से, जो भारतीय वार्ता दल था, इंडियन नेगोशिएशन टीम थी, उसके गोपनीय दस्तावेज 2015 तारीख, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये सन बड़ा महत्वपूर्ण है। इंडियन नेगोशिएशन टीम के गोपनीय दस्तावेज, जिसमें भारत की तरफ से जो कैलकुलेशन की जा रही थी कि कितने में यह लेना चाहिए, वो आंतरिक था, वो गोपनीय था, अति गोपनीय था। वह गोपनीय दस्तावेज इस सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट को दिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास यह जानकारी नहीं थी। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के पास जानकारी हो कि ऐसा गलत हो रहा है। न केवल सरकार ने गलत होने दिया, बल्कि उस गलत को मदद की, वो इंटीग्रिटी क्लॉज हटा। क्या यह सही नहीं है कि ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ने
26 मार्च 2019 की छापेमारी में 2019 26 मार्च को ईडी छापा मारती है सुषेण गुप्ता के ठिकानों पर, और ये तमाम गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बरामद किए। और ये चार्जशीट में, किसी अन्य प्रकरण की चार्जशीट में लिखा है ईडी ने कि हमने ये तमाम दस्तावेज वहां से बरामद किए। कौन से दस्तावेज मैं बताता हूं। बेंचमार्क मूल्य दस्तावेज दिनांक 10/8/2015, किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार। बेंचमार्क प्राइस कि राफेल के एक एक लड़ाकू विमान का बेंचमार्किंग जो होता है प्राइस का, वो आंतरिक होता है, वो गोपनीय होता है। वो आपस में रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ बैठकर तय करते हैं कि नेगोशिएशन टीम को हम ये सहायता कैसे करेंगे कि आप जब सौदा करें तो आपको ये बिंदुओं पे बात करके कीमत घटानी है और उसमें जो फीचर्स हैं वो बढ़ाने हैं। ये तो पहला डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो रक्षा मंत्रालय की इंडियन नेगोशिएशन टीम की चर्चाओं का रिकॉर्ड है, आपस में गोपनीय है, आंतरिक है, अति गोपनीय है। नंबर 2 यह बरामद हुआ। कब बरामद हुआ? मैं फिर से दोहराता हूं, 26 मार्च 2019 को बरामद हुआ। आज 9 नवंबर 2021 है, मत भूलिएगा। तीसरा क्या मिला उनको? तीसरा जो कागज मिला, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई गणना, कैलकुलेशंस की एक्सेल शीट एक बिचौलिए के पास 2019 में बरामद हो रहा है। मोदी जी की ईडी कर रही है 2019 और आज 2021। यूरोफाइटर, जो कि दसॉल्ट का राइवल है, ने एक पत्र उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली जी को लिखा था कि हम 20% डिस्काउंट देंगे बिड ऑफर, ओरिजिनल बिड प्राइस पर। वो कागज भी इसी रेड में, 2019 की रेड में, ईडी को सुषेण गुप्ता के यहां बरामद हुआ। आज 2021 में बैठे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण 5वां कागज बरामद हुआ, बड़ा गौर से सुनिएगा। 24 जून 2014 की तारीख थी उस नोट पर। वह नोट सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट को भेजा था और उस नोट में क्या लिखा था? 24 जून 2014, नई सरकार थी, मोदी जी की सरकार को 1 महीना हो चुका था, शपथ लिए, स्थापित हो चुकी थी। सुषेण गुप्ता उस नोट में लिखते हैं दसॉल्ट कंपनी को कि पॉलिटिकल हाईकमांड के साथ मैं आपकी बैठक करवा सकता हूं। यह भी बरामद हुआ ईडी को। ये 5 कागज जो बरामद हुए, 1200 कागज हैं, लेकिन मैं इन 5 का जिक्र कर रहा हूं। यह 5 कागज जो बरामद हुए, उसको लेकर सरकार 26 मार्च 2019 से 9 नवंबर 2021 तक क्यों बैठी रही? पहले तो आप सीबीआई को हटा देते हैं, डायरेक्टर को रेड डालते हैं उसके ऑफिस में। इतनी घबराहट है आपको राफेल को लेकर। फिर जब आपको कागज बरामद होते हैं, ईडी की फाइल, केस फाइल में वो कागज दर्ज हैं, मौजूद हैं, पत्रकारों ने देखे हैं, तो क्या सरकार ने नहीं देखे होंगे? हम यह जानना चाहते हैं, जो 5वां बिंदु था, पॉलिटिकल हाईकमांड। मोदी सरकार, क्या आप खुद हैं पॉलिटिकल हाईकमांड, तो क्या आपकी पॉलिटिकल हाईकमांड से किसी की बैठक सुषेण गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुषेण गुप्ता पर नहीं होती इस प्रकरण में। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है। तब मोदी सरकार ने दस्तावेजों को लीक करने वाले राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, रक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति हो, कोई तो होगा जिसने लीक किया होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, नेगोशिएशन टीम की आंतरिक कागज हैं, जो पत्र यूरोफाइटर ने अरुण जेटली जी को लिखा था, अति गोपनीय पत्र है। वो तमाम चीजें एक दलाल के पास आपको मिलती हैं और आप
कोई एफआईआर नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आप हमें बताइए आपने क्या एक्शन लिया इन सब के खिलाफ? किसने ये गोपनीय कागज लीक किए? मोदी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके एंटी करप्शन, नो करप्शन क्लॉज क्यों हटवाया? यह किसी भी रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी खंड जो होता है, नो करप्शन क्लॉज जो होता है, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उसका ये एक स्तंभ है, बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है। वो आपने खुद हस्तक्षेप करके हटवाया। आपको देश के हितों से क्या दुश्मनी है, हम यह जानना चाहते हैं। जुलाई 2015 में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, अंतर सरकारी समझौते में रक्षा मंत्रालय के जोर देने के बावजूद सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह खंड हटाने की मंजूरी दी गई। यह सब आधिकारिक रिकॉर्ड का मामला है, सब कुछ सबके सामने है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिना कागजों के हम बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा के बावजूद ये इंटीग्रिटी क्लॉज खुद हस्तक्षेप करके हटाया। क्या यही कारण है कि सीबीआई और ईडी ने 11 अक्टूबर 2018 से आज तक राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच से कन्नी काटी, आज तक इनकार करते रहे? आज जो स्थिति है देश की, हमारी सीमाएं असुरक्षित, पाकिस्तान और चीन की एक धुरी बन रही है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एलएसी के पार बुनियादी ढांचे का निर्माण, नई हवाई पट्टियों का निर्माण, मिसाइल आदि जो चीन कर रहा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय है। इस संदर्भ में हम प्रधानमंत्री जी से यह भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने भारतीय वायुसेना से परामर्श किए बिना लड़ाकू विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 कैसे व क्यों की? भारत के हितों से, भारत की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ करने का आरोप हम नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। उन्होंने भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एचएएल द्वारा राफेल का निर्माण होना था, उससे इनकार क्यों किया? क्यों भारत के हितों से खिलवाड़ किया? भारत के बेरोजगार नौजवानों के हितों से खिलवाड़ किया। भ्रष्टाचार विरोधी खंड को नरेंद्र मोदी ने स्वयं हस्तक्षेप करके क्यों निरस्त किया, जो कि रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुसार किसी भी निविदा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। राफेल घोटाले में अपनी स्वयं की भूमिका की जांच के आदेश न देकर उन्होंने सुषेण गुप्ता की पूरी सहायता की, यह हमारा तथ्यों के साथ आरोप है। तो मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में भी बोल देता हूं, उसके बाद आपके सवाल। तो कई वर्षों से हिंदुस्तान की राजनीति ही नहीं, हिंदुस्तान के जनमानस पर इसका असर रहा है। उस विषय पर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2019 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों ने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का एक माहौल बनाने की चेष्टा राफेल को लेकर किया था, वो हम सब ने देखा था। We had seen the kind of canards, misinformation and lies that Mr. Rahul Gandhi of the Congress party had tried to spread before the 2019 election. उनको लगता था कि इससे कोई इलेक्टोरल बेनिफिट होगा, मगर जो हुआ वो आप सबने देखा है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आज आपके सामने हम भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से रखने वाले हैं, ताकि भ्रष्टाचार किसके कालखंड में हुआ, during which tenure did corruption and commission took place as far as Rafael is concerned, will be out. फ्रांस की एक मीडिया हाउस है जिसका नाम मीडिया पार्ट है। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए,
जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी। और आज जब मीडिया पार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है तो दिल दहल जाता है ये जानकर के कि जहां तक राफेल का विषय है ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। बहुत लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन करने के पश्चात मैं आज यहां लेकर आया हूं। मूलतः इसमें यह बताया गया है कि जो दसों एविएशन था, जो फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको कि इस पूरे डील में डी के रूप में दिखाया गया, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया डी। तो डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इस डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस एक कमीशन के रूप में पे किया गया दसो एविएशन द्वारा। और यह आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और यह पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आप आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा गया है एटलीस्ट 7.5 मिलियन यूरोज वे पे। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कमीशन का पे किया गया वो 65 करोड़ रुपया है। और आर्टिकल में कई स्थानों पर आगे इसका बखान है, उल्लेख है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी जो आर्टिकल बनाए हैं उसमें यह बखान है। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुषेण गुप्ता है, सुषेण मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेण गुप्ता होता है, ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल। This is too much of a coincidence that an agent, a middleman who was commissioned for Augusta Westland case, in fact is the kingpin, is the commission agent, is the middleman in the Rafael case also during 2007 and 2012. And too much of coincidence is always a conspiracy. जो बहुत कोइंसिडेंस होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, उसके पीछे षड्यंत्र होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी होती है। ये तार कहां तक जुड़ते हैं ये विवेचना के विषय है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कालखंड यूपीए की सरकार की रही है, कांग्रेस की सरकार की रही है। आज राहुल गांधी, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित है, आप लोग मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे। शायद वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा, शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दे। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 और 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन पूरी हुई है और मिडलमैन का नाम भी सामने आया। बहुत दुखद विषय है मेरे भाइयों। दुखद विषय यह है, फॉर लॉन्ग 10 years the IAF, Indian Air Force, was depleted critically of fighter aircraft. इंडियन एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी। 10 वर्षों तक इस पूरे विषय को पेंडिंग रखा गया। 10 वर्षों तक there were negotiations and negotiations and negotiations and there was no conclusion of negotiation. And now we come to know that there was no conclusion of negotiation because the negotiation was not about aircraft. The negotiation was about commission.
10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन। कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस, देयर वाज अ अग्रीमेंट ऑन कमीशन एंड यू वुड बी एस्टोनिश्ड इफ यू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ कमीशन। ये जो एग्रीमेंट ऑफ कमीशन है, इसके कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो आप हतप्रभ हो जाएंगे। मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। Commission is payable at the rate of 40% of the total contract value between IDS and Dassault Aviation. The commission is consideration thereof. The commission is payable after the delivery of the product by IDS and the receipt of the consideration thereof. आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने साल। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। आप सोच के देखिए, 40% के आधार पर यह कमीशन खाने की यह साजिश नहीं थी, कमीशन खाया गया है, पैसा लिया गया है, डिलीवरी हो चुकी थी। इस आर्टिकल में आप देखेंगे ऑफशोर कंपनीज बनाई गई थी। एक ऑफशोर कंपनी का नाम इंटरस्टेलर है, वो आप सब ने देखा है, कई न्यूज चैनल्स ने और पत्रिकाओं ने आज छापा भी है। जिस आईडीएस के विषय में मैंने कहा, ये सुषेन गुप्ता की कंपनी है आईडीएस। एक शेल कंपनी यहां बनाना भारतवर्ष में और उसके माध्यम से पैसे बाहर के देशों में ट्रांसफर करना, ये जो ऑफशोर कंपनीज बनाना, डूबियस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, और सबसे बड़ी बात फॉल्स इनवॉइसेस। फॉल्स इनवॉइसेस के माध्यम से पैसे रेज करना और उस पैसे को कमीशन के रूप में देना, ये पूरा षड्यंत्र इस प्रकार से हुआ, थ्रू फॉल्स इनवॉइसेस, थ्रू डूबियस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थ्रू ऑफशोर कंपनीज। और इस आर्टिकल में 3 महत्वपूर्ण शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो है करप्शन, वो है इन्फ्लुएंस पेडलिंग, और तीसरा है फेवरेटिज्म। ये जो इन्फ्लुएंस पेडलिंग होता है, ये पैसे देकर आप पूरे डील को इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं कि आप इसी कंपनी का इस मेक के इस समय खरीदी करिए और ये पैसे आप बदले में पकड़िए। और जो तीसरा शब्द है फेवरेटिज्म, यू मस्ट बी रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट दैट दिस वर्ड वाज ऑफ्ट यूज्ड by the Congress party spokespersons when they held press conferences, and in fact this word was dragged to the court that there was favoritism in the deal which was signed by the government to government deal between India and France. But today we are not only surprised because we know what Congress is capable of. Today we see that favoritism was the part and parcel of the negotiation that was going on between the then dispensation of India, that is UPA, and the company 2007 to 2012. बंधुगण, आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि INC का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, INC का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये INC मतलब आई नीड कमीशन, और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है। जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है।
जीप घोटाला नेहरू जी के समय याद करिए, घोटाला कमीशन का घोटाला था। उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला, एयरबस घोटाला कमीशन का घोटाला, HDW सबमरीन घोटाला कमीशन का घोटाला, VVIP ऑगुस्ता वेस्टलैंड कमीशन का घोटाला, टेट्रा ट्रक कमीशन का घोटाला। जहां कमीशन वहां कांग्रेस, और बिना कमीशन के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील कांग्रेस के काल में हो नहीं सकती। यह अतिशोक्ति नहीं होगा। It would not be an over projection if I today say that during the UPA tenure there was a deal within every deal. Every deal had a deal. हर डील के अंदर एक डील, और फिर भी डील नहीं हो पाती थी। आप सोच के देखिए, 65 करोड़ से अधिक रुपए लेने के पश्चात भी ये जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, ये नेगोशिएशन फुलफिल नहीं हो पाए, क्योंकि इतने में परिवार संतुष्ट नहीं थी, और चाहिए। इसी कारण से ये डील मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। और धन्यवाद है मोदी जी का, जो हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन किए, और आज राफेल हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान सुरक्षित है। बंधुगण, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं, भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जन। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार बेघर हो गई है, भ्रष्टाचार बेघर हो गई है, और गांधी परिवार बेबस हो गया है। और उस बेबसी का आलम समय समय पर हमने देखा। झूठ और भ्रम के माध्यम से जिस प्रकार कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की, मैं एक शेर पढ़कर इसे अंत करूंगा। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, मैंने भी पूरे आर्टिकल को पढ़ा है, आप भी पूछ लीजिए जवाब। अच्छा, कांग्रेस ये पूछ रही है कि गांधी परिवार पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ है। इसका जवाब मैं देता हूं। बड़ा आश्चर्य का विषय है। देखिए, हम तो यहां पॉलिटिशियन के रूप में बैठे हुए हैं, आप पत्रकार के रूप में बैठे हुए हैं। हम सबसे बड़ा कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है। हम सबसे ज्ञानी भी है, और स्वाभाविक रूप से तथ्यों के आधार पर उस पूरे विषय की विवेचना करने की क्षमता जो सुप्रीम कोर्ट के पास में है, वो हमारे पास कम होगी। इस पूरे विषय की विवेचना सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस पूरे विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी। उस टिप्पणी पर भी एक रिव्यू पिटीशन डाला गया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के पश्चात मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, जो बिल्कुल एक माइंस है करप्शन का, उसको सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, पूरे मसले पर जो डील मोदी सरकार की रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, उस पे सीएजी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही है, सीएजी की भी टिप्पणी रही है, और सीएजी ने भी कहा है कि जो डील सरकार ने किया है, दैट इज द बेस्ट डील दैट कुड बी प्रेजेंट। Thirdly, as far as the middleman is concerned, I am not the spokesperson of CBI. I do not know whether the CBI is investigating or there is an investigation going on. I cannot comment on CBI. But मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले I had a cursory look over the articles appearing in the newspapers during 2020, 2019, and I found that this middleman, Mr. Gupta, is under the radar of ED. He was even arrested. He was arrested. He is being investigated for money laundering and for issues which are, as far as dalali, as far as middlemanship is concerned, as far as commission is concerned. So these are ongoing investigations. Who said that no investigation is being done against the middleman? Everything has been investigated. And if the Congress, अगर कांग्रेस को लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 और 2012 के बीच जो घोटाले कांग्रेस के दौरान में हुए उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो कौन रोकता है कांग्रेस पार्टी को कोर्ट में जाके ये गुहार लगाए कि गांधी परिवार के खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं? ये इनका दोहरा चरित्र है। इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन कराओ, हमारी जांच कराओ, ये चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही जांच होती है और ये पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं बदले की राजनीति, बदले की राजनीति। ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला।